कराची की हवाओं की वजह से ना खिड़कियों से शू शू की आवाजें आ रही थी, तो कराची वाले काफी डिस्टर्ब रहे। नौमन तेल होगी ना राधा नाचेगी, हमारे लिए कोई रास्ता खुले। इसका खेल खत्म हो गया, ये उल्टे बात ब्रेकिंग हो गया। इमरान खान जो है वो आसानी से कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। लोगों की जान जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सोने की चिड़िया मेरा, रोशनियों का शहर ये, कौन इसका जिम्मेदार? कराची के वारिशाट हो रहे सब बीमार, क्योंकि पानी जमा घर के बाहर। आप आज अमूर की जो भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, आपका नाम डायरेक्टली उस कुरानंदाजी में डाल दिया जाए। ओह, आपका भी छक्का लगा है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पाकिस्तान। उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोग रात को सही से सो गए होंगे या बहुत ज़्यादा जो हलचल चल रही है पंजाब असम्बली में वो देख रहे थे। तलहा, आप बताएं। कराची की हवाओं की वजह से ना खिड़कियों से शू शू की आवाजें आ रही थी, तो कराची वाले काफी डिस्टर्ब रहे, क्योंकि कोयटा की हवाओं ने कराची वालों को हिला दिया है। लेकिन सियासी मैदान में आप सही कह रही है, पंजाब पे नजरें हैं, क्योंकि पंजाब ही सियासत का महवर है। लेकिन कोर्ट ऑफ द डे आ गया है। कोर्ट ऑफ द डे बिल्कुल आ गया, और पंजाब असम्बली से रिलेटेड जो कुछ भी वहां पे हुआ उसी से रिलेटेड मैं कोर्ट ऑफ द डे आज बताना चाहूंगी कि कामयाबी चाहते हो तो धोखा देने वाले को कभी मौका और मौका देने वाले को कभी धोखा ना दो। परवेज इलाही ने यही किया और पंजाब असम्बली से सुरखरू हो गए। कानूनी कार्रवाई, हंगामा आराई, हाथापाई, शोर शराबे और हुल्लड़बाजी के बावजूद वजीर आला परवेज इलाही पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट कामयाबी से उन्होंने ले लिया और 186 अरकान ने उनके हक में वोट दिया। ये तो थी सियासी खबर, इसमें कोर्ट ये है कि धोखा ना दो। धोखा ना दो। ओके, चले, मैं हमेशा, आप जानती हैं, धोखा देने वाले को मौका ना दो। धोखा और मौका पे आपका था, लेकिन मैं कोर्ट ऑफ द डे पे हमेशा कोशिश करता हूँ अपने प्रोग्राम का आगाज अल्लाह, उसके महबूब, उसके हबीब और उसके शान के मुताबिक को बात करें, कुरान की बात करें। और मैं आपके लिए इस कॉल लेकर आया हूँ मुश्किल कुशा शेर खुदा फातेह खैदर हैदर कर्रार मौला कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का। उन्होंने फरमाया, अगर तुम उस वक्त मुस्कुराते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। तो यकीनन ये हिम्मत होनी चाहिए इंसान में कि मुश्किल से मुश्किल हालात में मुस्कुराए, मुश्किल से मुश्किल सियासी हालात हो, मुश्किल से मुश्किल मुआशी हालात हो, मुस्कुराइए। क्योंकि अगर आपने अपने आप को टूटने से बचा लिया, तो मैं यकीन रखता हूं कि हम पाकिस्तान को भी टूटने से बचा लेंगे इंशाल्लाह। इसी उम्मीद के साथ अदम है, क्योंकि उम्मीद कभी आपने नहीं छोड़नी है, कभी मायूस नहीं होना, हमेशा उम्मीद रखनी है अच्छे की। और फिलहाल नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अदालती कार्रवाई, हंगामा आराई, हाथापाई, नून लीग के सारे हथकंडे नाकाम, तख्ते पंजाब फिर से परवेज इलाही के नाम। पीटीआई की तारीखी कामयाबी के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां किसी भी वक्त तोड़े जाने का इम्कान। सियासी कशमकश का क्या होगा अंजाम, मुंतजिर पूरा पाकिस्तान। सड़कों पर दंदनाती मौत बेकाबू, ट्रैफिक हादसात में सालाना 28,000 से जायद अमवात का इंकशाफ। शोबे सितारे आगाही के लिए मैदान में आ गए। जस्टिस फॉर एहसन अनवर ट्रेंड कर रहा है। डॉलर के सरकारी रेट कुछ, हकीकी रेट कुछ। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में डॉलर पर इजाफी 40 रुपए काटे जाने का इंकशाफ। मकामी बैंक्स ने हुकूमती रेगुलेटरी की धज्जियां उड़ा दी, मरकजी बैंक की नाकिस पॉलिसियों को जिम्मेदार करार दे दिया। और रैप का सहारा, कराची गलती नहीं दोहराएगा दोबारा। बल्दियाती इंतखाबात से पहले काके और आसिफ बाली के गाने की धूम, गाने के बोल शहरियों के हालात की तर्जुमानी कर रहे हैं। Is that what I was not talking about yesterday? कि हमें ऐसे गाने बनाने चाहिए कि जिससे हम कोई सोशल चेंज लेकर आए, हम एजुकेशन पे बनाए, हम हेल्थ पे बनाए, हम सिक्योरिटी पे बनाए, हम सोसाइटी पे बनाए। आई थिंक देव डन अ ग्रेट जॉब। काके और बाली ने, काके और बाली के रैप भी आज हमें सुनने को मिलेगा। और फिलहाल टॉप ट्रेंड पे नजर डालने तरह के टॉप ट्रेंड में क्या चल रहा है। यार हमारी टीम वर्दा, मुझे हमेशा गम रहता है कि वो सिर्फ ट्विटर के ट्रेंड निकालते हैं और वो कभी इंस्टा और फेसबुक के और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को लिफ्ट ही नहीं कराते हैं। आज भी उन्होंने जो निकाले हैं हैशटैग, वो ज्यादातर क्रिकेट के ही होंगे। देखिएगा नहीं तला, सबसे पहला जो ट्रेंड कर रहा है टॉप ट्रेंड में वो है पंजाब असम्बली, जिसपे 62,000 से ज्यादा सार्फिन तक ट्वीट कर चुके हैं। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता वजीर आला पंजाब
वजीर आला परवेज इलाही ने एतमाद का वोट कामयाबी के साथ हासिल कर लिया है और अपोजिशन की असम्बली में हंगामा आराई और एहतजाज पर सारिफिन की जानिब से अपने ख्यालात का इजहार किया जा रहा है और इसलिए ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है। आपको मालूम है आजकल ये ट्रेंड्स इतने आसानी से कैसे बन जाते हैं? कैसे? टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाता है। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप के अंदर एक मैसेज आता है कि आपने अब इस हैशटैग को यूज करना है, ये बनाना है, इस तरह की ट्वीट करनी है, और टकाटक जितने भी लोग ग्रुप में होते हैं सब ट्वीट करते हैं और ये हैशटैग्स बन जाते हैं। लॉट ऑफ मैनिपुलेशन इन दीस हैशटैग्स एज वेल। वर्दा बट वो इंस्टा पे ज्यादातर होता है कि इंस्टा पे आपके जो व्लॉगर्स होते हैं, बहुत ज्यादा जो आपके जिनके ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, पर नहीं, इंस्टा पे आप काउंट करके नहीं बता सकते कि कितने लोगों ने किया है। ये ट्विटर पे क्योंकि आपको क्वांटिटी मिलती है तो मालूम होता है कि ये सबसे ज्यादा ट्रेंड इसलिए कर रहा है। इस तरह प्रोड्यूसर साहब निकालते हैं ना, इतने हजारों लोगों ने किया है। एग्जैक्टली, तो इसलिए शायद हमारी तो ये टीम जो है वो नहीं इसीलिए ट्विटर के ट्रेंड्स निकालते ताकि हमें पता चल जाता है कितने नंबर ऑफ पीपल ने उस पे जो है ट्वीट किया है। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं फिलहाल आपके फेवरेट क्रिकेट पे। तलहा, डालिए डालिए, सुना है बड़ी इज्जत हुई है कल फिर टॉप ट्रेंड कर रहा है। मेहनत काफी की पाक वर्सेस न्यूजीलैंड, जिस पे 17,000 से ज्यादा सारिफीन ने वोट किया है। दूसरे वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 79 रन से शिकस्त दे दी और अब तीसरा और आखिरी वनडे, देखते हैं कि सीरीज में फतह किसकी होगी। बस यार कराची के मैचेस वर्दा खत्म हो, कराची वाले बड़े परेशान हैं। ट्रैफिक जैम्स ने रोड भी बनाना शुरू कर दिए। इलेक्शन सामने जैसे ही आते हैं रोड बनना शुरू हो जाते हैं। खड्डे तो हमारे यहाँ से आम सी बात थी, लेकिन इलेक्शन की वजह से तरक्याती काम थोड़े बहुत अल्लाह का शुक्र है हो जाते हैं। और साथ साथ क्रिकेट मैच के प्रोटोकॉल्स की वजह से शारा फैसल जब बंद होता है, पूरा कराची शाम के वक्त जो है ना, मैं फिर से कहूंगा लाखों गाड़ियां करोड़ों का पेट्रोल खड़े खड़े चला देती हैं, लेकिन हुक्मरानों को एहसास नहीं होता। अगर एहसास हो जाता तलहा तो रोड ब्लॉक्स ही ना होते, ट्रैफिक जैम ही ना होता। अगर एहसास होता तो। खैर आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉप ट्रेंड की जानिब। नवाज टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन एक सेकंड, ये नवाज शरीफ नवाज वाले नवाज शरीफ नहीं है, ये नवाज है हमारे कौमी स्टार मोहम्मद नवाज की उम्दा बॉलिंग ने कल कीवीज को टफ टाइम दे दिया। उन्होंने 4 खिलाड़ियों का शिकार किया, लेकिन फिर भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। एटलीस्ट उन्होंने कोशिश तो की। तलहा, कोशिश तो करना जरूरी है वर्दा। जितने पैसे हम लोग दे रहे होते हैं अपने खिलाड़ियों को, जितना खर्चा हम कर रहे होते हैं पीसीबी के ऊपर, इनके ए कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, आई थिंक अगर फिर भी ये कोशिश ना करें, क्योंकि इनके करियर में है ही सिर्फ क्रिकेट, इन्होंने उठ के किसी बैंक में तो नौकरी करनी नहीं है, कॉर्पोरेट में तो जाना नहीं है, डिपार्टमेंट्स में नौकरियां मिल जाती हैं, तनख्वाहें बन जाती हैं, पीसीबी अलग कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहा होता है। तो आई थिंक अगर इतना पैसा मिलने के बाद भी परफॉर्म ना करें, क्योंकि हम जानते हैं स्कॉश, हॉकी और दूसरे खेलों को तो क्रिकेट ने तबाह कर ही दिया है, फिर भी ये परफॉर्म ना करें तो अल्लाह ही उनसे पूछेगा। अगर तरह आपके हाथ में एक दिन के लिए कुछ एक वजारत दे दी जाए, आपको एक कौन अथॉरिटी सी वजारत, ये बताएं। आपको अगर अथॉरिटी मिल जाए स्पोर्ट्स को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्रिकेट को खत्म कर देंगे, सफाई हस्ती से मिटा देंगे? मैं एक थर्ड पार्टी ऑडिट क्रिएट करूंगा कि जितना भी पैसा जनरेट होता है पाकिस्तान में, फंड्स जनरेट होते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, खेलों को सपोर्ट करने के लिए, उनको पूल में लेकर आएंगे और फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली सारे खेलों को, किसी के साथ ज्यादती ना हो कि इस खेल को ज्यादा पैसे दो, उस खेल को कम पैसे दो, इस खिलाड़ी को सपोर्ट करो क्योंकि इसका चाचा ये है, इस खिलाड़ी को सपोर्ट नहीं करो क्योंकि ये गरीब है। ये खत्म कर दूंगा मैं, मेरिट पे फैसले करूंगा। वाओ, अमेजिंग। खैर आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट कल काफी ज्यादा हुई हैं। एक तो पंजाब असेंबली की, दूसरी एमक्यूएम की भी सुना है मुत्तहद होने की खबरें आज हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल अदालती कार्रवाई, हंगामा आराई, हाथापाई के बाद आखिरकार परवेज इलाही ने पंजाब का मैदान मार लिया और कल सारा दिन और देर रात तक यही कशमकश चलती रही कि परवेज इलाही पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट ले पाएंगे या नहीं। और नून लीग ने पूरा जोर लगाया, अपना बहुत शोर मचाया, लेकिन जब उनकी एक ना चली तो वो ऐवान से वॉकआउट कर गए। परवेज इलाही ने 186 वोट के साथ वो सुरखरू हो गए और नून लीग ऐवान से वॉकआउट कर गई। बड़ा शोर मचा वर्दा, काफी लड़बाजी हुई है, हंगामा आराई हुई है और राना सनाउल्लाह ने और अदा तारन साहब ने कह दिया था कि अगर हमने एतमाद का वोट ले लिया तो हम अपना नाम बदल देंगे, और उनका नया नाम भी पड़ गया है। क्या है वो नया नाम? मुझे तो एक राइम याद आ गई है जो मैंने बचपन में स्कूल में पढ़ी थी, चुन्नू मुन्नू। चुन्नू एंड मुन्नू, चुन्नू एंड मुन्नू, और ये बहुत फेमस राइम है। एक चुन्नू मुन्नू दो चूजे थे, एक दिन दोनों घर से निकले शायद असेंबली को देखने के लिए कि परवेज इलाही को वोट मिलता है नहीं, और उसके बाद उनको एतमाद का वोट मिल गया, उन्होंने हासिल कर लिया और इनका नाम चुन्नू मुन्नू पड़ गया और दोनों फिर उसके बाद ऐवान से गायब हो गए। अब यकीनन आपने नाम तो रख दिया, लेकिन उनको ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होगा। नाम मैंने नहीं रखा है, नाम फवाद चौधरी साहब ने रखा है। फवाद चौधरी साहब ने रखा है, तो यकीनन फवाद चौधरी साहब उनके जख्मों पे नमक छिड़कना चाह रहे थे। और होता यही है कि सियासी मैदान में बस जलाओ ऐसे बयानात दो कि जिससे दूसरे को आग लगे, जलाओ घेराव की सियासत, दे मार 4.5, कहते हैं ना 9-2-11, जितने भी स्लैंग वर्ड्स हैं मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि सियासत नाम ही डर्टी पॉलिटिक्स है हमारे मुल्क में ना। तो इसमें होता ही ये है कि अपोजिशन वालों ने ट्रेजरी को आग लगानी है, ट्रेजरी ने अपोजिशन को आग लगानी है, ऐसे नाम देने हैं। सैडली
कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स हमारे यहाँ नहीं है। अफसोस। हम अब ये जानते हैं कि पंजाब से वफाकी हुकूमत बनती है, पंजाब में ही ज़्यादातर रिसोर्सेज हैं, पंजाब में ही असल डेवलपमेंट है। सिंध का हाल देखिए, बलूचिस्तान का हाल देखिए, तो इससे वाज़ेह हो जाता है जो तफरीक है विद इन द कंट्री, जिसकी वजह से फासले बढ़ते हैं, जिसकी वजह से फिर बहुत सारी आवाज़ें लगती हैं। जब तक हमारे मुल्क के सारे इदारे ये नहीं सोचेंगे कि पाकिस्तान को वापस पाकिस्तान कैसे बनाना है, सबको बराबरी की बुनियादों पे हुकूक कैसे देने हैं, जब तक हमारी मईशत ठीक नहीं होगी, सियासत ठीक नहीं होगी, मुआशरा ठीक नहीं होगा और बुराइयां हम में पनपती रहेंगी और हम खामोश तमाशाई बन के बैठे सोते रहेंगे। लेकिन तन्हा आपको क्या लगता है, शहबाज चौधरी साहब ने कहा था कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो आज पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली तहलील कर दी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग ने भी कहा है कि वो लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे और कहेंगे कि एतमाद का वोट वो नहीं ले सके, जाली वोटिंग हुई। अदालतों के जरिए हर कोई वक्त टाइम बाय कर ही लेता है। होता है ना कि इसमें मालूम है कि अब ये वो करने जा रहे हैं तो हम क्या करें, हम किसी तरीके से स्टे ऑर्डर ले लें। जब मैंने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का एक बार इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि अपने जुडिशल निज़ाम को बेहतर बनाना है तो सिर्फ स्टे ऑर्डर अदालतों से खत्म कर दीजिए, आपका जुडिशल निज़ाम बेहतर हो जाएगा। ये स्टे ऑर्डर बड़े मुश्किलात का बायस बनता है कि ये कुछ भी करने जा रहे हो वो स्टे लेकर आ जाएं, बड़े मुश्किलात, जिस तरह इन्होंने अभी टाइम बाय किया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए। कानूनी पेचीदगियां जरूर होती हैं, लेकिन सैडली मुझे नहीं लगता कि इस कानूनी चाराजोई और कानूनी पेचीदगियों के जरिए पाकिस्तान में कोई फायदा हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान का वक्त ज़ाया हो रहा है। हम उसी ट्रैक पे चले जा रहे हैं, हम वही 2 नंबरी, वही चोरी, वही फ्रॉड, वही धोखेबाजी, वही किए जा रहे हैं। सियासत नाम ही शायद अब मेरे ख्याल से एक गेम खेलने का, और ये गेम बड़ी खतरनाक होती जा रही है क्योंकि इट्स डर्टी पॉलिटिक्स। सही, लेकिन उसके बाद देखा ये भी जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी, MQM भी पूरी जो है वो दोबारा से मुत्तहिद हो रही है वोटिंग के लिए। जाहिर सी बात, इलेक्शन सेट पे हैं आपके बल्दियाती इंतखाबात, तो वो कह रहे हैं कि एक साथ एक झंडे तले जो है वो वोट हासिल करेंगे, लेकिन देखने में आए कराची का कुछ होगा भी कि नहीं होगा। तो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह, PTI के भी रहनुमा शेख रशीद अहमद साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुबह सवेरे हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, अदालत का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, क्या हासिल करने की कोशिश की जाएगी? अब PTI और उसके इत्तेहादियों की भी नहीं हासिल की जाने की कोई उसको जरूरत है, वो जरा लीगली ऐसे करेंगे और देखना ये है कि ये क्या बदम एतमाद की दाखिल करते हैं ताकि असम्बली खत्म ना हो। इमरान खान सब लोगों को टेस्ट कर रहा था, अपने लोगों को भी टेस्ट कर रहा था। ओके। पंजाब के वजीरों को भी देख रहा था कि ये कहाँ खड़े हैं और कितना पिता है इनके अंदर। लेकिन जो स्याही आज मली गई है, ये तो वजीर दाखिला साहब लाहौर फतह करने गए थे, फतह करने की बजाय कुछ और हो गया। वो जरदारी साहब भी गए थे सर फतह करने? ये हाँ जी, ये गए थे फतह करने के लिए और पानीपत साबित हुआ इनके लिए। और अब ना नवाज शरीफ आएगा, ना नौमन तेल होगी, ना राधा नाचेगी। इनका ख्याल था कि हम पंजाब में आएंगे और सर असेंबलियां तहलील होंगी सर? जी सर, आवाज नहीं आ रही। असेंबलियां तहलील होंगी सर? असेंबलियां हर कीमत पर तहलील होंगी, देर सवेर हो सकती है। ये खुद अदम एतमाद की तहरीक पेश कर सकते हैं अब, ताकि असेंबली, क्योंकि इनको तो नजर आ गया कि इलेक्शन में इनका मेंबर कैसे जाएगा। अब तो वो इमरान खान से टिकट मांगेगा कि हमें किसी तरह एडजस्ट करो, हमारे लिए कोई रास्ता खुले। तो ये इनका खेल खत्म हो गया, ये उल्टे बात बरेली हो गए। आज इमरान खान की मजीद फतूहात जो है वो 15 तारीख को आपको नजर आ जाएगी। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक इमरान की फतूहात का महीना है। क्या होने वाला है शेख साहब, कुछ अपडेट है आपके पास? 15 जनवरी से 15 फरवरी के दरमियान ना मार्च अप्रैल तक शेड्यूल आ जाएगा। मार्च अप्रैल तक इलेक्शन का शेड्यूल आएगा। ये यानी सर मार्च अप्रैल को शेड्यूल आएगा तो यानी अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, अक्टूबर सितंबर में? मेरा मतलब है, देखे ना, जब मुझे थोड़े दिन फासला रख के बताना ना, ज्यादा ये ना होना खाम खा वैसे ही फिर आप। सर 15 जनवरी को तो कराची और हैदराबाद में भी बल्दियाती इलेक्शन है, उसमें आप क्या रिजल्ट देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हो जाएगा, ये 3 दिन बड़े अहम है कि कोर्ट अगर स्टे नहीं देती तो वहां भी खराबी पैदा हो जाएगी। और अगर कोर्ट स्टे दे देती है तो क्या होगा सर? तो वो फिर एक दायमी मर्ज लग जाएगा उनको, उनके वोटों के खिलाफ एक दायमी दमे की और खारिश की बीमारी लग जाएगी जो वोटों को उनसे दूर कर देगी। वोट को, आम आदमी को वोट डालने का बड़ा शौक होता है जी पाकिस्तान में। जी हाँ, वो तो कहता है कि साल के बाद इलेक्शन हो, क्योंकि मेंबर आता ही तब है, उसके बाद उसकी बात ही तब सुनी जाती है। अगर किसी आम आदमी से सुने तो वो कहे 5 साल की बजाय 2.5 साल बाद इलेक्शन हो,
उसके मेंबर आते ही नहीं है, मजे करते हैं, हल्कों में आते नहीं है। और इस तबाही और बर्बादी के आलम में तो वो रखते हैं शौक के मेंबर चल के उनके घर आए, उनके साथ उसकी बातचीत हो। लेकिन कल का दिन, रात, आज का दिन इमरान खान की फतह का दिन है। इमरान खान की फतवाहत शुरू हो गई हैं। 100-120 दिन में पूरी फतूहात इमरान खान के विक्ट्री स्टैंड में होंगी और सारी पाबंदियां और नाके तोड़कर वो अवाम की सियासत और अवाम के शऊर और अवाम की सपोर्ट से इस महंगाई की यलगार को और इन मेंबरों की ने जो जुमा बाजार लगाया हुआ जिनेवा से लेके और सारी दुनिया में सर, ये जेनेवा के जो $9 अरब की प्लेजेस आई हैं सर, इसे कैसे देखते हैं? सर आप पढ़े लिखे आदमी है, मैं तो उर्दू मीडियम का आदमी है। नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं? प्लेजेस जो हैं ये सब कंपनी की मशहूरी के लिए जो $2 अरब दिए गए हैं, डॉलर दिए गए हैं और ढंडोरा पीट रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, जहाज चार्टर करके। शेख साहब, सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं उसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जमात इस्लामी है तो पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अकेले वोट हासिल कर पाएगी? कर पाएगी। इस वक्त ये फजा तो पीटीआई की फजा है। कल का मुझे पता नहीं, अगर अब 15 तारीख को इलेक्शन हो जाते हैं तो पीटीआई अक्सरियत से वहां से सीटें निकालेगी। सर आप ये कैसे कह रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट, मेयर के कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, जमात इस्लामी ने कर दिया है, एमक्यूएम कर रही है, अभी तक पीटीआई ने नहीं बताया कि उनका मेयर का कैंडिडेट कौन है। सर तो जो रात को पीटीआई ने इनकी जूता परेड की है, इनको मारी 7 हैं और गिनी 4 हैं और इनकी चीखें अर्श तक गई हैं कि ये हो क्या गया। ये तो कह रहे थे जनाब अली कि हम लाहौर फतह करके इस्लामाबाद लेकर जाएंगे। इनका बाप का। सर एक आखिरी सवाल, मुल्क के मुआशी हालात जो हैं, अगर आपकी जमात ताकत में आती है, पीटीआई दोबारा पावर में आती है, सर प्लान है कोई? सर प्लान तो करना पड़ेगा जी, वरना तो हालात कोई अच्छे नहीं, करना पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह दुर-ओ-मारूफ सियासतदान शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कह दिया कि प्लान करना पड़ेगा, यानी अभी तक किया नहीं है। तो तला इतनी ज्यादा महंगाई होती चली जा रही है, आटे का इतना बहरान प्लान तो कर लेना चाहिए ना अभी इतने कॉन्फिडेंस के कुछ साथ। ना कुछ तो प्लान होगा, क्योंकि शेख साहब सब चीजें क्लियर इतनी नहीं करते हैं जैसे उन्होंने ऑन एयर कहा। लेकिन मुझे इस बात पे हैरत हो रही है कि वो अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। लेकिन मुझे इस खतरनाक खबर जो उन्होंने दी है, जो खदशा उन्होंने जाहिर किया है कि अगर अदालत में जो इस वक्त केस चल रहा है उसमें स्टे ऑर्डर मिल जाता है पीडीएम को, तो फिर अगेन एक स्टेलमेट हो जाएगा, फिर मजीद वक्त जाया होगा, मजीद कागजी कार्रवाई होंगी, फिर एक सियासी कशमकश रस्सा कशी दोबारा शुरू हो जाएगी। ऊंट एक करवट बैठे होने, इलेक्शन हो जाए, बाद में अवेर सवेर फैसला करें। मुल्क मजीद इस तरह की कशमकश तजब्जुब की सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वी कैनॉट अफोर्ड, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली तबाह हो चुके हैं, अब भी नहीं उठे तो पता नहीं कब उठेंगे। ये देख लेते हैं, चल के पूछ लेते हैं सारों की चाल के हवाले से कुछ जानते हैं। आगा बहिश्ती ने कल एक प्रेडिक्शन की थी, उन्होंने कहा था कि परवेज इलाही एतमाद का वोट जीत जाएंगे और उनकी प्रेडिक्शन सही साबित हुई। हमारे साथ मौजूद है आगा बहिश्ती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर, आप लोग कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? सुबह खैर, आपको भी बिल्कुल खैरियत से है। आगा साहब, कल आपने प्रेडिक्शन दी थी और कहा था कि परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट कल ही हासिल कर लेंगे, तो आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई। अब आपको आगे क्या लग रहा है कि समीयत तहलील हो जाएंगी? बस असेंबली तो मेरे ख्याल से तहलील हो जाएगी और हम मैंने आपको कई आपके प्रोग्रामों में भी ये पेशन गोई कर चुका हूँ कि हम आगे जनाब अली फरवरी से माहौल बनना शुरू हो जाएगा और फिर जाकर हम इंशाल्लाह अप्रैल तक मुकम्मल माहौल बनेगा और हम मुकम्मल इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। और तो आगा साहब, इलेक्शन क्या वही हम अक्टूबर सितंबर में ही देखते हैं जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे? जी बिल्कुल, उससे पहले तो इलेक्शन के माहौल, बस आप समझ ले फरवरी से तो माहौल शुरू हो जाएगा इलेक्शन का। और ये इलेक्शन होने वाले हैं, कोर्ट की तरफ से वक्ती तौर पर कुछ मसाइल मिल सकते हैं। वैसे तो ये कि आगे देख रहे हैं तो पंजाब में तब्दीली नजर आ रही है और इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। खान साहब की मजबूती नजर आ रही है और कामयाबी के साथ पंजाब में, और इमरान खान जो है वो आसानी से कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। अलबत्ता ये कि इब्तिदाई जो निगरान सेटअप के लिए कुछ मसाइल पैदा होंगे, रुकावटें डाली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं और लाहौर हाई कोर्ट से भी कुछ मसाइल पैदा करने की कोशिश करेंगे, मगर बिलाखिर कामयाबी जो है वो इमरान खान की ही नजर आ रही है।
जी। लेकिन आगा साहब बात तो वही हो गई ना कि हुकूमत भी अभी यही कह रही है कि इलेक्शन अपने वक्त पे ही होंगे, जबकि वो भी अक्टूबर और सितंबर की बात कर रही है। तो बात तो वही आ गई, कितना ही प्रेशर डाल रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इलेक्शन तो वक्त पे ही हो रहे हैं। मेरे ख्याल वक्त पे तो नहीं होंगे, वक्त इनके तो दिसंबर तक के इरादे हैं ना, जाकर अगस्त निकाल के इनके इरादे हैं। लेकिन नून लीग के कुछ लोग तो अक्टूबर तक की ही बात कर रहे हैं। इनके अगर हिसाब किताब में देखे जाए तो ये तो जाकर अक्टूबर तक चाह रहे हो इलेक्शन हो। तो मौजूदा हालात में आप बहुत सी चीजें तब्दीली देखेंगे। आप ये अगले जो है वो मंगल बुध तक आप ये देखिएगा, सियासत के नए रुख बैठेगा और नए हालात, नए सियासी कशमकश और नए वाकयात की निशानदेही हो रही है, जो यकीनी तौर पर इसमें तमाम जो फायदे मिलेगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को मिलेगा। इमरान खान ही फैसला करेगा। सियासत जो बुलंदी है, जो पिछले कई दफा आपके प्रोग्राम में हम ये बात करते आ रहे हैं, अब इमरान खान अपने उरूज पर दाखिल है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आगा बहिश्ती साहब, हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं, प्रेडिक्शंस भी करते हैं। उन्होंने बता दिया है कि खान साहब के सितारे इस वक्त उरूज पे हैं और उनको कामयाबियां ही कामयाबियां मिलेंगी। ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बल्दियात से बदलो कराची को। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं और शहर में मौजूद मसाइल इतनी खूबसूरती से एक रैप के जरिए इन्होंने उजागर किए हैं कि क्या बात है। यकीनन मैं ही समझता हूँ दिस इज द ओनली वे लेफ्ट, यही एक वाहिद रास्ता बचा है, बाकी सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं। हमने एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी सोसाइटी की, अपने मुआशरे की बुराइयों का खात्मा करना है। और मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा कराची का एक इलाका, पाकिस्तान का एक इलाका जिसका नाम है लियारी। लियारी पाकिस्तान का सबसे टैलेंटेड एरिया है, चाहे वो रैप की बात हो, साइकिलिंग की बात हो, बॉक्सिंग की बात हो, फुटबॉल की बात हो, डोंकी कार्ट रेस की बात हो। यहां पे जितना टैलेंट है कहीं भी नहीं है, बट सैडली तवज्जो नहीं दी जाती है। दो ऐसी इलाके के रहने वाले बड़े खूबसूरत टैलेंटेड, जिनका आपने गाना सुना, नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं और इनके नाम भी बड़े खूबसूरत हैं। एक तो हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ वाली और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं काके। काके कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर शो और थैंक यू सो मच आप आए, इतना जबरदस्त सॉन्ग आपने बनाया। मुझे ये बताएं आपका नाम काके पड़ा कैसे? ये बचपन में जैसे पंजाबी बच्चों को कहते हैं ना, ओ एक काके इधर आ, या पापे ज्यादा खाए थे आपने तो काके पड़ गया? नहीं, मेरा एक गाना था काके नाम का, जो फर्स्ट मेरा सॉन्ग था काके नाम से था। अच्छा। तो फैंस ने मेरा नाम ना काके काके कहना शुरू कर दिया। गाने का नाम 1000 कहना। ये गानों का सफर कैसे शुरू हुआ? गानों का मुझे बहुत शौक था, 5 साल की उम्र में से मैं गाने सुनता था, भाई के भी सुनता था, भाई करता था उस टाइम। तो मैंने भाई को बोला क्यों ना मैं भी एक रैप करूं। आप दोनों भाई हैं? जी। अरे वाह, और सबसे पहले आप करते थे? मैं तो तकरीबन मेरे को 13-14 साल हो गए रैप सीन में आए। 13-14 साल से आप रैपिंग कर तो रहे हैं? यहाँ पे कराची में रैपर्स का मतलब नामो निशान नहीं था, तो उस टाइम से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं। बोईमे सर को फर्स्ट टाइम सुना था और उनके लेवल के लिए हमने काम भी किया और यही हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। जिनसे सीख रहे हैं उनके साथ ही फिर काम करना। बोहिमिया इंटरनेशनल लेवल पे बहुत माशाल्लाह से बॉलीवुड, हॉलीवुड, हर तरीके के इतने सालों से कर रहे हो बाली, क्या हमारी सोसाइटी में आप जैसे टैलेंट के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम, मैकेनिज्म कोई मौजूद है? आपको लगता है कि टैलेंट को हम सपोर्ट करते हैं या टैलेंट को हम खत्म करते हैं? वेस्ट कर रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि टैलेंट यहाँ पे जो है ना अपनी मदद आप है, क्योंकि हमने काफ़ी कम देखे हैं जो प्लेटफॉर्म्स नहीं है। ख़ासतौर हमारी जो हिप हॉप कम्युनिटी है उसकी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट काफी कम करते हैं। तो मैंने बाली सुना था वो जो हमारे बड़े फेमस वो हैं एक रैपर्स पाकिस्तान के जो भी जा रहे हैं इंटरनेशनल परफॉर्म करने, या यंगस्टर्स वो भी इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। तो लग ये रहा है कि पाकिस्तानी रैपर्स को प्लेटफॉर्म अटेंशन मिल गई है इस टाइम, इस वक्त करंट सिनारियो में। अल्हम्दुलिल्लाह पहले नहीं थी, अभी आई है। पहले नहीं थी और ये लोगों ने भी अपनी मेहनत खुद की है और बहुत यकीनन या ऑर्गेनिक बनाया, अपने हाइट बनी है इनकी, तब जाके इनको कोई लेवल मिला। नहीं तो आर्टिस्ट तो यही पहले थे, हम भी यही पहले थे, तो वो प्लेटफॉर्म्स हमें नहीं मिल पा रही थी जो मिलनी चाहिए थे उस टाइम में। बट मुल्क के हालात ऐसे चल रहे थे कि जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल भी हैं वो भी तो
अरे मुल्क के हालात जैसे भी चले, लेकिन हमारे यहाँ कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है जो इस तरह के टैलेंट को उजागर कर सके। अनफॉर्चुनेटली दूसरे ममालिक में हैं बहुत सारे टैलेंटेड शोज होते हैं, टैलेंट हंट के शोज होते हैं। लास्ट टाइम बोल्ड न्यूज़ ने ही स्टार रैपर शो का प्लेटफॉर्म दिया था रैपर्स को, और काफ़ी बूस्ट मिला था रैपर्स को। ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। जो चीज़ें थी, जो रैपर्स थे वो माशाल्लाह से काफ़ी। क्या चाहिए आज के रैपर्स को, क्या चाहिए मुझे आप बताएं काके? आजकल के रैपर्स को, जैसे कि अभी इंडिया में ऐसा होता है कि अगर एक रैपर है, छोटा सा रैपर है, तो उसको सारे रैपर मिलकर सपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तान में नहीं है। अब यहाँ के दूसरे रैपर टांगे खींचते हैं कि मुझसे आगे ना निकल जाए, टांगे खींचते हैं कि मुझसे आगे ना निकल जाए, कल को मुझे ये तंज ना मारे कि मैं तुमसे ज्यादा फेमस हूँ या कुछ। आज के रैपर्स को ये करना चाहिए कि उनको एक दूसरे का सपोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि ये चीज बहुत आगे ले जा सकते हैं पाकिस्तान को। इत्तेहाद, यूनिटी। कौन सा आपका कोई रैप चल रहा है सामने जो मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, कौन सा है? ये स्टेज परफॉर्मेंस, ये स्टेज परफॉर्मेंस था। कोई आप रैप लाइव करके दिखाएं हमें। जी मैं करके। अस्सलाम वालेकुम, ये है मेरा कराची, ये शहर है लवारिस, इसका किसी को भी परवाह नहीं। सड़कों पे खड्डे या खड्डों में सड़कें बना दी, मैं पैदा हुआ जब से मैंने देखा ना कोई तरक्की, गड्ढे उबल रही, ये है मेरा कराची, घर पे है बिजली नहीं, ये है मेरा कराची, रोड सारे टूटे, होगी तरक्की, करना तरक्की है तो बदलो बल्दियात से, बूंद बूंद से बनेगा खुशियों का समंदर, ये तराजू में चोर है, डंडी मारे तोल के, शेर सारे सर्कस वाले भागे मुल्क को तोड़ के। शेर सारे सर्कस वाले भागे मुल्क को तोड़ के। मैंने नहीं बोला है, याद रखिए, ये मुल्क टूटने की बात मैंने नहीं की है, इधर इस नौजवान ने की है। जिसकी उम्र क्या है काके? एज क्या है तुम्हारी? एज तकरीबन 10 से 11 कुछ है। 11 साल का एक बच्चा है, पाकिस्तान का टैलेंट है। इसको भी मालूम है कि मुल्क इन हालात में पहुंच गया है कि अब कुछ ना किया तो टूटने के खतरात भी मौजूद हैं। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हमारे मुल्क को सही सलामत रखे। और हालात बड़े खराब हैं जिसकी वजह से नौजवान ऐसे गाने बना रहे हैं। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट यार, आप लोग ये काम कर रहे हो, इशूज को उठा रहे हो, ऐसे उठाते रहना इशूज। या ये सोशल इश्यूज को हमारे रैप कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और यहाँ पे तो पाकिस्तान में जो हमारे रैपर्स हैं उनको एक चीज़ पता लग गई है कि यहाँ पे कमर्शियल सॉन्ग्स चलते हैं, लव सॉन्ग्स चलते हैं ज़्यादा, वो भी उस चीज़ में लग गए। तो हमने भी डिसाइड किया कि ब्रो हमें जो है ना रियल हिप हॉप को लेकर आना है और उस चीज़ को दिखाना है कि रैप एक क्या चीज़ है, वो एक सोशल पावर ऑफ रैप है या रियल आर्टिस्ट पावर। तो हमने बोला कि हम लोग ऐसा गाना बनाते हैं जिसमें हम कराची को जो है ना पूरी तरीके सारे से इश्यूज आप हाईलाइट कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से आप कराची के इश्यूज हाईलाइट कर रहे हैं, इस तरह से पाकिस्तान के इश्यूज को भी हाईलाइट किया जा रहा है। एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो पाकिस्तान के ट्रैफिक हादसा जो होते हैं उनके इश्यूज बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि चमन में गुज़िश्ता रोज़ बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां ट्रैफिक हादसे में बलूचिस्तान के DSP अपनी अहलिया और बच्चों समेत जाँ बहक हो गए हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हादसा हुआ है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हर साल हज़ारों जानें निगल जाती है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 28,000 से ज़ायद अफराद ट्रैफिक हादसा के बायस ज़िंदगी हार गए हैं। ऐसे ही एक नौजवान एहसन अनवर थे जो शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता थे और ट्रैफिक हादसे में ज़िंदगी हार गए, और उनके साथी उनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। जस्टिस फॉर एहसन अनवर ट्रेंड कर रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ म्यूज़िक डायरेक्टर अदनान काजी साहब, जो कि एक पूरी कैंपेन रन कर रहे हैं एहसन को जस्टिस दिलवाने में और ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करने के लिए। तो जी, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अदनान काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम अस्सलाम। सर, नोबल कॉज, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की ट्रैफिक जिस दिन सही हो गई उस दिन पाकिस्तान मेरी नज़र में बदल चुका होगा। इतना आसान काम नहीं है काजी साहब। आई थिंक ये बिल्कुल आसान काम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर लोगों की जानों की कोई अहमियत नहीं है। एहसन अनवर, जैसे आपने कहा, मैडम ने भी बोला, वो सिर्फ 21 साल के थे और वो हमारे कॉलीग थे, हमारे दोस्त थे। सिर्फ शेयर गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से उनका एक्सीडेंट किस तरह हुआ मैं आपको बताता चलूं कि एक ट्रैक्टर के साथ 2 ट्रॉलियां अटैच थी जिनके अंदर गन्ना ही गन्ना लदा हुआ था, और गन्ने का हुजम इतना बड़ा था कि आप, आई डोंट नो आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि नहीं, कि जब आपके सामने वो ट्रॉली आती है तो आपको इतना डर लगता है उसको क्रॉस करते हुए। तो मतलब ये सिर्फ ये बहुत गन्ने की सीजन में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। और मैंने सिर्फ देखिए जी, एहसन तो चले गए हैं, हम कुछ भी करें वो उन्होंने वापस नहीं आना, लेकिन
लोगों के एहसन, जो लोगों के फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल के नौजवान हैं, मैं उनके लिए खड़ा हूं कि हम ये अवेयरनेस पैदा करें। इसलिए मैंने पिटिशन हाई कोर्ट में भी डाली, इसलिए पिटिशन मैंने ऑनलाइन भी डाली कि लोग आए, इनको सपोर्ट करें, उनको अवेयरनेस हो कि इस तरह की चीजें जो इलीगल हैं, क्योंकि लॉ इन प्लेस है, लॉ जो है वो आपकी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसकी इन्फोर्समेंट नहीं है, उसका नकास नहीं है। तो जब तक लॉ इन्फोर्स नहीं करेंगे, जो ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने वाले हैं वो तो अनपढ़ जाहिल लोग हैं, उनको तो कुछ, उन्होंने तो अपने वो गरीब लोग हैं, उन्होंने अपनी दिहाड़ी बनानी होती है। अदनान साहब, आपको नहीं लगता कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती ड्राइविंग करने की, और आप लाइसेंस ले लेते हैं क्योंकि जैसे आपने कहा कि उनको कोई पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती, और बस वो सड़कों पे हाईवेज पे निकल जाते हैं ट्रॉलर्स लेके? मैडम, Are you kidding me? उनके पास वो लाइसेंस खरीदते हैं। एग्जैक्टली यही तो वजह है जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसा होते हैं। कह रहा हूँ कि इन्फोर्समेंट नहीं है, जो गवर्नमेंट इन्फोर्स नहीं कर रही, उन्होंने अपनी जो रोजी है वो हलाल नहीं बनाई हुई। कितने लोग मरेंगे? मैं मर सकता हूँ। काजी साहब, काजी साहब, कथा कलामी की माजरत, अपोलोजाइज। मैं सलूट करता हूँ आपके जज्बे को, आपके जेस्चर को। आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। लेकिन एक ऐसे मुल्क में जहाँ कानून के तहत हुकूमत को आपको एजुकेशन देनी है, हेल्थ देनी है, सिक्योरिटी देनी है, जहां अदालतों में केसेस कम से कम 20-25 साल चलते हैं, फिर इंसाफ मिलता है, और इंसाफ ऐसा मिलता है कि किसी एक पार्टी को दिल का दौरा पड़ जाता है, वहीं अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। आप तवक्को कर रहे हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा? हाँ, ऑनलाइन पिटीशन से सोशल मीडिया में आपकी पावर जरूर बढ़ेगी, लेकिन हाई कोर्ट की जो पिटीशन है, आपको लगता है उससे आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए जी, मैं एक बात बहुत आपको क्लियरली आज बता दूं कि मैं इंसाफ लेके रहूंगा, और कुछ भी हो जाए, ये लोगों की जान जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे तो वो कॉलीग थे, दोस्त थे, आप सोच भी नहीं सकते कि उनके माँ बाप पे क्या गुजरी है, तो और लोगों के माँ बाप पे ये क्यों गुजरे, लोग इस चीज से क्यों गुजरे? हमारी गलती हो गई कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए? मतलब क्या ऐसा है कि आप इन्फोर्स नहीं कर सकते? पुलिस वालों की तनख्वाहें बढ़ाएं। आप मोटरवे पे जब जाते हैं तो आपको ओवरलोडिंग अलाउ नहीं है। आप यही अपने जो वही रूल्स, आप वही लॉज जो है वो आप नेशनल हाईवेज पे भी रखें। मतलब इतना कोई मुश्किल, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं कि आपने रॉकेट बना के मार्स पे जाना है। ये बहुत बेसिक, ये हमारे हकूक हैं जो हमें चाहिए। सर, आप मोटरवे का जिक्र कर रहे हैं। मोटरवे तो सिर्फ पंजाब साइड पे है या फिर खैबर पख्तूनख्वा पेशावर साइड पे आ गया, सिंध और बलूचिस्तान में आई है तो रोडों का हाल ऐसा है कि जंगल का कानून है। आप लाइसेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 10, 12, 13 साल के बच्चे बिना लाइसेंस के चला रहे होते हैं। लाइसेंस के लिए किसी ने पूछ भी लिया तो ये 1000-500 का नोट जेब में रखा जाएगा और निकल जाएगा आराम से, कोई मसला ही नहीं है। तो मेरी नजर में जहां आवे का आवाई काजी साहब बिगड़ा हुआ है, जहां पूरा निजाम ही करप्शन की नजर हुआ है, जहां पर 2 नंबरी हमारा नेशनल स्पोर्ट बन चुका है, ऐसे निजाम में बेहतरी लाने के लिए रेवोल्यूशन चाहिए, इनकलाब चाहिए। आप ला पाएंगे काजी साहब? तो कोशिश तो है, और जब तक मेरा आखिरी दम तक मैं लड़ता रहूंगा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सो मच, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी सजेशन है काजी साहब को कि वो जो ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं कि उनके रूल्स को फॉलो करना चाहिए, साथ साथ उनको ये भी करना चाहिए कि ये कंपल्सरी रखें कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ फिर रोड पे निकले। वो ट्रेनिंग, लाइसेंस को ट्रेनिंग कहते हैं ना वर्दा, जब लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है। यहाँ 10-10 साल के बच्चे मोटरसाइकिलों पे घूम रहे हैं, गाड़ियों पे घूम रहे हैं। तलहा मसला ही यही है एक्सीडेंट्स का, क्योंकि जब आप बगैर लाइसेंस के 10 साल की उम्र के बच्चे बगैर लाइसेंस के आप गाड़ियां लेके निकल जाते हैं, आपको गाड़ी चलाना आती नहीं है, आपको लाइट लेफ्ट लेन का पता नहीं कहां से ओवरटेक करना है, जिसकी वजह से ही सारे हादसा होते हैं। आगे बढ़ते हैं, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, काके और आसिफ। आप कोई नया रैप आने वाला है आपका जो अनकरीब, जो अभी तक आपने रिलीज नहीं किया, किसी ने सुना नहीं है, हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आपसे सुने हम? या हमारे कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं अमेरिकन रैपर्स के साथ, इजी उनके बेटे के साथ। अच्छा। इजी बहुत बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं हमारे रैप सीन में, उनको अमेरिका में मार दिया गया था, तो उनके बेटे हैं लिल इजी, एरिक, उनको जो है ना वो आए थे यहाँ पे लास्ट टाइम, हम लोगों ने उन्हें शूट वगैरह किया, बहरे टाउन में हमने उसकी गाने की शूट वगैरह की है। गैंगस्टर टाइप ट्रैक है, और उसके अलावा हाई रेज अमेरिकन रैपर है वो भी। तो कुछ गा के सुनाएंगे? या ऑफ कोर्स, गा के
दोनों मिलके करें ना, दोनों ही है ना एक साथ उसमें। और मैं आपको कराची के हालात वाला ट्रैक है इसका वर्स सुनाता हूँ। बनेंगे अस्पताल और बनेंगे ये टूटे रोड, जब सारे देंगे कराची को अपना हक का वोट। सोने की चिड़िया मेरा रोशनियों का शहर ये, बारिश में डूब गई है कितनी जाने नालों में, कौन इसका जिम्मेदार। कराची के वारिस शाट हो रहे सब बीमार, क्योंकि पानी जमा घर के बाहर। जो भी कमा रहे हम लगा रहे सिर्फ सेहत पे, घर पे नहीं आता गैस, खाने कैसे पकेंगे। हम जा रहे पास्ट में ना जा रहे अपन फ्यूचर में, क्योंकि अपना शहर तबाह कैसे आगे बढ़ेंगे। हो रहे वारदात कराची में बार बार, बिक रहा है मंशियात सालों से है ये अजाब। कराची है लावारिस घरे बुआ दर पदर, बिजली का बिल आता बिजली नहीं पहुंचता घर। कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगा, कब फायदा दोगे कराची को टैक्स भरने का। ये खुद ही लिखते हैं आप लोग? यस मैडम, हम लोग सुबह को निकलते हैं, अपनी जिंदगी के हालात देखते हैं, शहर के हालात देखते हैं, रात को लिख डालते हैं। या ये तो इतना मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में, हर कराची में रहने वाले मुश्किल नहीं, लेकिन बाकी दूसरे रैप्स तो लिखना थोड़ा सा होता होगा, जैसे आप अभी आप इंग्लिश में कर रहे हैं। या जो चीज़ें न्यू होती हैं तो जो चीज़ों की नॉलेज नहीं होती उसके बारे में फिर रिसर्च करना पड़ता है हर हिसाब में। तो ये तो चीज़ें देखी दिखाई हुई हैं ऐसी हैं कि मतलब इजीली बैठ जाएं तो हम लोग को 5-10 मिनट में जो है ना हमारा या रोज़मर्रा की है तो हम आंखों से देख रहे हैं कि भाई ट्रैफिक में क्या प्रॉब्लम। अभी जैसे आप न्यूज़ में बता रहे थे कि वो हादसा हो गया, ऐसे काफी हादसे हमारे आंखों देखी सारी बात है। एक लेडीज का वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, मैं उठा के गया और मेरी सिस्टर थी, हम रोजे में थे उसमें, रमजान थी, और उसका एक्सीडेंट हुआ तो कोई उसको हाथ नहीं लगा रहा कि वो लेडीज थी, कोई मर्द उसको हाथ नहीं लगा रहा। तो मैंने सिस्टर को बोला कि अभी हमें हिम्मत करना पड़ेगा इंसानियत के नाते। सही, बेशक इंसानियत के नाते आपको करना चाहिए। थैंक यू सो मच आसिफ और काके, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आए। और एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोले। शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल और मुल्क के एक बड़े हिस्से में बारिश और बर्फबारी ने सर्दी में इजाफा कर दिया है। मौसम की बात करें तो पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में बारिशें हो रही हैं, पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है जिससे सर्दी बढ़ रही है। मरी और गलियात में गुज़िश्ता रोज बर्फबारी ने मौसम सुहाना कर दिया। टूरिस्ट तो वहां पहुंच रहे हैं, सयाह पहुंच रहे हैं, लेकिन सहूलियात का थोड़ा फुकदान है। सयाहों ने मरी का रुख कर लिया है। कुछ सियाती मकामात पर बर्फबारी के बाद ट्रैफिक जैम हो गया, लोग रोड पर फंस जाते हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। ये इतलात भी सामने आ रही है कि वहां पर और भी एक्स्ट्रा इकदाम किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। दूसरी तरफ कोयटा में आने वाली ठंडी हवाओं ने कराची में बर्फ जमा दी है। जिन लोगों की खिड़कियों में थोड़ा सा भी क्रैक था वो पूरी रात शू शू की आवाजें सुनते रहे, सो नहीं पाए क्योंकि हवा इतनी तेज थी। और इस वक्त भी हवा चल रही है और कहा जा रहा है कि आने वाला वीकेंड कराची में एक कोल्ड वेव लेकर आएगा। महकमा मौसमियात ने आज 17 जनवरी के दरमियान पारा 4 से 6 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया है। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सरदार साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। ये बताइए कि कराची में ठंडी हवाएं चल रही हैं पर लोग कहते हैं कि सरदार सरफराज साहब जब कोई पेशन गोई देते हैं तो उसका उलट हो जाता है, इस बार तो ऐसा नहीं होगा? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। उलट कहाँ हुआ, हमने यही कहा था कि जनवरी में सर्दी आएगी और 12 तारीख से लेकर 17 तक ये कोल्ड वेव का स्पेल रहेगा। कराची समेत पूरे सिंध में और बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी रहेगी। तो आज ही 12 है और आज से ही सर्दी शुरू हो गई है। गो के टेम्परेचर रात का इतना नीचे नहीं गया, लेकिन बिल्कुल नॉर्थ की विंड है इस वक्त चल रही है 10 से 12 नॉटिकल माइल, और दिन में और भी गस्ट करेगी ये 14, 16, 18 नॉट्स तक भी जा सकती है। तो जनरली कोल्ड, विंडी और डस्टी वेदर है। विंडी भी है, डस्टी भी है और ह्यूमिडिटी भी है हवा के अंदर, जिसकी वजह से काफी सारे सर जो मोटरसाइकिल पे होते हैं ना लोग बड़े परेशान हो रहे थे। आज ह्यूमिडिटी कम हो गई है, आज तो बिल्कुल ड्राई विंड है, नॉर्थ की विंड है, तो आज तो ह्यूमिडिटी का सवाल ही नहीं है। 20% पे आ गई है ह्यूमिडिटी। कल थी ह्यूमिडिटी, कल चूंकि वेस्टर्ली विंड चल रही थी, आज तो अब तो ड्राई। सरदार साहब, आपकी ये खबर सुनने के बाद आपने सारी झूठी जो खबरें चल रही थी, जो रूमर्स थे, उनका तो आपने खात्मा कर दिया। ये बताइए कि वीकेंड पे जो कोल्ड वेव आ रही है, बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं, कोई रात को कैंपिंग करने जा रहा है, कोई ट्रिप प्लान कर रहा है, कोई घूमने फिरने जा रहा है, आप उन्हें क्या मशवरा देंगे? ऐसा तो नहीं कि सर्दी इतनी बढ़ जाए कि कुछ मसले ज्यादा बढ़ जाए उनके लिए? जी, इम्कान यही है कि जो अगले 3 दिन है ना, यानी आने वाली जो रात है 13, 14, 15 और 16 भी कह लें आप, 3 से 4 दिन इनमें ज़्यादा सर्दी तेज़ होगी कराची में भी और पूरे सिंध में भी। यानी अपर सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कंबर, शदाद कोट और जैकोबाद, लाड़काना और उधर कश्मीर वगैरह, उन इलाकों में तो 2 से 4 तक टेम्परेचर रात का आ जाएगा और दिन का टेम्परेचर भी 16 से 18 की रेंज में रहेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर भी।
और अगले 3 से 4 दिन। और कराची का टेम्परेचर वही 5 से 7 या 6 से 8 इस रेंज में रहने का इम्कान है। सर आप जब कराची वालों को 5 से 7 और 6 से 8 कहते हैं ना, तो फिर जो है ना वो करंट दौड़ उठता है जिस्म में कि हाय सर्दियां आ रही है कराची में। थैंक यू सो वेरी मच सरदार सरफराज साहब। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो जैसा आपने कहा है, लेकिन अगर ऐसा हो तो आपने एक्स्ट्रा एहतियात करनी है, अपने इर्द गिर्द आंखें खुली रखनी है। अगर आपको कोई नजर आता है जिसके पास कंबल नहीं है, मुश्किल में है, सर्दी में है, रात को सो नहीं पा रहा है, तो प्लीज आगे बढ़ के उनकी हेल्प जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम एक हैं तभी हम पाकिस्तान हैं। बढ़ते हैं वर्दा की जानिब, जिनके साथ मौजूद है साहिर लोधी। थैंक यू सो मच तलहार जी। जैसा कि आपने सुना कि सर्दियां कराची में आने वाली हैं और जब मौसम सर्द होता है तो आपको अपनी स्किन का मजीद ख्याल रखना पड़ता है, बालों का भी रखना पड़ता है, और आपको पता है कि कौन सी प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल करी जिससे आपके बाल और स्किन सबसे बेहतरीन हो, वो है एमोर की प्रोडक्ट्स। और दी साहिर लोधी हमारे साथ आज फिर से मौजूद हैं, बहुत ही स्पेशल मेहमान है हमारे, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं वर्दा? आप बिल्कुल ठीक, और आपकी प्रोडक्ट्स ने तो धूम मचा दी है साहिर भाई। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज प्रोडक्ट तो है ही हैं, लेकिन आज आप जरा नंबर चला दीजिए, बिकॉज अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो बहुत अनरियल है, और वो इस तरह से अनरियल है कि हम इसको रियल आप ही के शो पे बनाएंगे। अरे वाह। अच्छा, एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट है। सब लोग कंप्लेन करते हैं अमोर इज एक्चुअली गिविंग बैक, हम कुछ वापस कर रहे हैं कम्युनिटी को। कैसे कर रहे हैं, लोगों को कैसे वापस कर रहे हैं? देखिए, हम वर्दा के शो पे करेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी जब आप ऐलान करते हैं तो प्राइस हमें तो नहीं मिला, तो अब हम एक काम कर रहे हैं, हम इसे इंतहाई रियल रखेंगे। 2 हफ्ते के बाद हम एक बाइक का ड्रॉ करने जा रहे हैं, कुरानदाजी करने जा रहे हैं बाइक की, और उसके साथ साथ 1 महीने का पेट्रोल 100 लीटर हम देने जा रहे हैं। वाओ, ये 100 लीटर पेट्रोल। अब अगर वो अगर आपको पोस्ट है तो प्लीज मुझे बता दें, उसको लगा। देयर यू गो, बाइक है अमोर की, और अमोर की बाइक के साथ अमोर का आपको एक कार्ड मिलेगा, फ्यूल कार्ड जिसपे 100 लीटर पेट्रोल होगा, 100 लीटर पेट्रोल, और आप वो 1 महीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 महीने का टाइम होगा आपके पास, और आप आज अमोर की जो भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, आपका नाम डायरेक्टली उस कुरानदाजी में डाल दिया जाएगा। ओह, आप कुछ भी बाय कर सकते हैं, कोई कैद नहीं है प्राइस की। नहीं, कोई प्राइस। मैं चाहता हूँ पूरा पाकिस्तान इसके अंदर शामिल हो। आप जो भी बाय करते हैं, अभी ये नंबर है, इसी पे कॉल करें, जो भी आप बाय करते हैं, आप कुरानदाजी में इस बाइक की, और बाइक के साथ नीचे आप फ्यूल कार्ड देख रही हैं, वो अमोर का ही फ्यूल कार्ड आपको मिलेगा। और ये फ्यूल आप यूज कर सकते हैं। जी, वो 100 लीटर का फ्यूल कार्ड है जो आप 1 महीने में, और ये एक ही शख्स को मिलने वाला है। ये एक गिव अवे है। आपने फौरन आपने टाइम वेस्ट नहीं करा, नंबर स्क्रीन पे अभी फोन उठाएं, कुछ बाय कीजिए और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाए। और एक और बात, आप जितनी मर्तबा बाइंग करेंगे उतनी मर्तबा हम आपको आपका ड्रॉ के अंदर नाम डालेंगे। ओह वाओ, यानी कि एक दफा नहीं, आप बार-बार अपने ड्रॉ में नाम डलवा सकते हैं। आप एक-एक करके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। बिल्कुल खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। मौके लगाएं और अभी आप फायदा उठाएं। मौके पर छक्का लगाइए, चौका में छक्का लगाएं। और दूसरी बात, अगर आप 4000 रुपए की बाइंग करते हैं तो 4000 रुपए की बाइंग पे हमारे पास ये तो वर्दा आप दिखा सकती हैं, ये खूबसूरत सी ज्वेलरी है। ये देखिए, एमोर की ज्वेलरी है, ये आपको मिल सकती है 4000 की बाइंग पे। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत से इयररिंग्स हैं, और ये सारी की सारी इनको वर्दा के हाथ में है, ये मिल सकती है। ये मैं दोनों इधर पकड़ लेती हूँ, ये तीसरा वाला भी दे दीजिए मुझे ताकि मैं दिखा दूँ। ये कितने खूबसूरत से इयररिंग्स हैं, आप ये देख सकते हैं। एमोर की जानिब से 4000 की बाइंग पे आपको इनमें से कोई सा भी इयररिंग मिल सकता है, और ये आप किसी भी ड्रेस के साथ जा सकते हैं। ये तो इस तरह का है मैट गोल्ड, आप किसी के साथ भी पहन सकते हैं। अच्छा जी, 5000 की इयरिंग पे आपको ये जेड रोलर है जो हमारे सारे सीरम्स के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गॉशा स्टोन है, आप इससे अपनी जॉलाइन जो है उसको बना सकते हैं। इससे जॉलाइन बनाएं जी, बिल्कुल ऐसे, और अपर डायरेक्शन में, और जेड रोलर आप यूज कर सकते हैं सीरम लगा के। लाइक, और ये आपको 4000 की 5000 की शॉपिंग पे आपको ये जेड रोलर मिलेगा। और ये मार्बल है, ये आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, ये प्लास्टिक नहीं है, इट्स अ मार्बल। अच्छा, दूसरी बात, 5000 की शॉपिंग पे आपको ये भी फ्री मिल रहा है, और ये जो है ये डर्मा रोलर है। और मैंने इनको बताया कि ये, अच्छा, जो आप 4000 की शॉपिंग करते हैं तो ये आपको फ्री मिलते हैं, ये जो इयरिंग्स फ्री मिलते हैं। और 5000 की शॉपिंग पे ये जेड रोलर गॉशा स्टोन जो है वो एब्सोल्युटली फ्री है। या फिर आप उनसे कह सकते हैं कि मुझे ये डर्मा रोलर जो है ये दे दें। ये ऑप्शन है आपके पास, आप जो चाहें। अगर 5000 की शॉपिंग पे आप जेड रोलर लेना चाहें या फिर ये डर्मा रोलर लेना चाहें, आप बता सकते हैं कि मुझे ये चाहिए। और इयरिंग्स अगर आप 4000 की शॉपिंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री आपको इयरिंग्स मिलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, और सबसे पहले आज हम बात करेंगे अपनी व्हाइटनिंग फेशियल किट की, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल से कि साहिर भाई आप इसके बारे में बहुत कम बात करते हैं,
तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये है क्या। बेसिकली ये इंटेंसिव वाइटनिंग फेशियल किट है और आप इसको लगाते ही 40 मिनट्स के अंदर 2 शेड्स लाइट हो जाते हैं। 2 शेड्स। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसके अंदर ये स्टेप्स जो हैं वो दिए हुए हैं यहाँ पे। आप ऊपर अगर इसको करें ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये चीज़ अगर मैं चाहूंगी कि आप कैमरा में फोकस करें ताकि लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं। ये स्टेप्स जो हैं ये पूरे के पूरे एक्सप्लेन हुए हुए हैं यहाँ पे, और साथ साथ इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं जो शामिल हैं वो ये आपके 6 स्टेप्स के साथ मौजूद हैं। तो आपको पता चल जाता है एग्जैक्टली कि आपको मिल क्या रहा है। साथ साथ जो चीज़ें इसमें शामिल हैं वो यहाँ पर इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसके दिए हुए हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आप क्या लगा रहे हैं और क्या नहीं लगा रहे हैं। तो ये आपको मिल सकता है, इस पे भी बहुत डिस्काउंट है। आप अभी कॉल करें, आपने सिर्फ मेंशन करना है कि आप दुनिया बोल है से कॉल कर रहे हैं या वर्दा के शो से कॉल कर रहे हैं या तला के शो से कॉल कर रहे हैं, और आपको डिस्काउंट जो है वो मिल सकते हैं। दूसरी बात मैं करता हूँ अपनी मेकअप किट के हवाले से, ये नो मेकअप किट है, न्यूट्रल मेकअप किट है। इट्स रियली अमेजिंग। यूनिवर्सिटी में आप कहीं भी जब आपको नो मेकअप लुक चाहिए, आजकल बहुत ज़्यादा इन है, तो आप ये वाली किट यूज़ कर सकते हैं। इसमें बीबी क्रीम भी है, ग्लो सीरम भी है, और ये टिंट है, इसमें 2 कलर्स आते हैं, एक चेरी और एक पिंक टोन आता है। तो आपको जो आपकी स्किन टोन है, वार्म है, जिस तरह की भी है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, उस हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप जरूर कर सकते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद और इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ, कोई नहीं कह सकता कि आपने मेकअप किया है। ये इतनी लाइट है ये बीबी क्रीम कि आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है, और आप टिंट भी यूज़ करें तो लगता ही नहीं कि आपने यूज़ किया है। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप वेट लॉस से सफ़र करते हैं या वेट गेन से सफ़र करते हैं और आपको वेट लॉस का इंतज़ार है कि किस तरह से आपका वेट जो है वो लूज़ हो जाए, तो हमारे पास ये अमोर कर्व टैबलेट्स हैं, ड्रैप एंड लिस्टेड हैं, एंड इट इज़ रियली इफेक्टिव। ये तो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मतलब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सही जगह से वेट लूज हो। हाँ, सही जगह से। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप ये खाते हैं तो 3 से 4 इंचेस ओवरऑल आपकी बॉडी से रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, और दूसरा फायदा सबसे बड़ा ये है कि आपका मेंटल फोकस बढ़ जाता है, तवानाई बढ़ जाती है, इम्यूनिटी जो है उसके अंदर इजाफा हो जाता है। लेकिन इसके साथ आपको किसी डाइट की जरूरत नहीं, शर्तिया वेट लॉस है, मतलब लिटरली शर्तिया वेट लॉस है, किसी डाइट की जरूरत नहीं। आपके जो बेली है ये निकल जाती है, आपके लव हैंडल्स जो हैं ये निकल जाते हैं। बिल्कुल आपकी डबल चिन खत्म हो जाती है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक गोल्ड कैप लेना है इसके अंदर, एक गोल्ड कैप, दैट्स इट। एक गोल्ड कैप लीजिए और आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा, इस पे भी डिस्काउंट्स हैं, आप इसको ले लीजिए, और इसके बाद जाहिर है जब आप हमसे पूछेंगे तो इस पे 3 अगर आप ये बाय करते हैं तो शिपिंग एंड हैंडलिंग फ्री है। अगर 3 बाय करते हैं, और एक की प्राइस क्या है? एक की प्राइस 1500 है। I think 1620 डिस्काउंट के बाद हो जाता है, डिस्काउंट के बाद 1800 है, लेकिन डिस्काउंट के बाद 1620 हो जाता है। तो अगर आप ये 3 बाय करते हैं तो आपको शिपिंग एंड हैंडलिंग इसकी बिल्कुल फ्री है। अच्छा साहिर भाई, ऐसा तो नहीं है कि जब तक आप ये इस्तेमाल करेंगे आपका वेट कम रहेगा, जब छोड़ देंगे तो फिर एकदम से मोटे हो जाएंगे? नो, मेरे ख्याल में इसको आपको 3 महीने के बाद वैसे ही छोड़ देना चाहिए। अच्छा। एक तो 100% ऑर्गेनिक है, लेकिन 3 महीने के बाद वैसे ही छोड़, क्योंकि आपकी बॉडी थोड़ी सी यूज्ड टू हो जाती है। 15 दिन के बाद दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। लेकिन ये बेसिकली आपके विटामिन सप्लीमेंट्स का भी काम दे सकता है, बिकॉज आपको एनर्जी देता है, एनर्जी का बूस्ट देता है। इसके शर्त हम सिर्फ एक कहते हैं कि अगर आपको वेट लूज करना है और बहुत इफेक्टिव लूज करना है तो आप तमाम खाना खाएं, लेकिन साथ साथ 14 से 16 ग्लास पानी पिएं। 14 से 16 ग्लास आपको पानी पीना है। लेकिन प्लीज मेक श्योर कोई भी चीज लगाने से पहले या खाने से पहले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें जी। तो ये हमारी वेट लॉस की टैबलेट है। इसके साथ साथ एक हमारी टैबलेट है जिसे हम थायोवेट सी कहते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो उन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शन लगा लिए हैं, और आजकल बड़ा रिवाज है, और सबसे बड़ी बात ये कि 5 से 7 हज़ार के इंजेक्शन शुरू होते हैं। अच्छा, हमारे पास ये कैप्सूल्स हैं और ये न्यूट्रास्यूटिकल हैं बेसिकली, और अगेन ड्रैप इनवेस्टमेंट के साथ है, ये ड्रैप इन्वेस्टमेंट के साथ है। तो इसके ये 25 कैप्सूल भी मौजूद हैं और 50 कैप्सूल भी मौजूद हैं। तो आपके पास 2 महीने का भी कोर्स है और 1 महीने का भी कोर्स है, लेकिन आपको कॉल अभी करना पड़ेगा। और स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, अभी नंबर चल रहा है, फौरन आपको कॉल करना पड़ेगा। आप मोटर बाइक के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। आप अगर 4000 का ऑर्डर करते हैं तो आपको ये जो ज्वेलरी है ये आपको फ्री मिल जाएगी, इयररिंग्स फ्री मिलेंगे, इयररिंग्स फ्री मिलेंगे, और साथ 5000 की शॉपिंग पे आपको ये जेड रोलर या डर्मा रोलर फ्री मिल जाएगा। तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके पास है। लेकिन याद रखिए कि ये जब आप इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बड़ी बात है, चूंकि न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है इसलिए इसके साइड इफेक्ट्स यूजुअली नहीं होते। फिर भी प्लीज मेक श्योर करें कोई भी चीज लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अच्छा, हमारे पास अपने पैनल पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, तो आप डॉक्टर हिना हैं,
जो लियाकत नेशनल के अंदर होती हैं, एंड शी इज़ वन ऑफ द हेड्स इन डर्मा डिपार्टमेंट, शी इज़ अ वेरी वेल रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट। तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, साथ साथ आप डॉक्टर फैसल हैं उनसे बात कर सकते हैं, देन वी हैव गॉट अनदर हर्बलिस्ट विद अस, उनसे बात कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कॉल करते हैं और आपसे ही डॉक्टर्स का नंबर लेना चाहें तो लेके उनसे बात कर सकते हैं। वाओ, आपके पैनल पे भी डॉक्टर है, तो ये आपके लिए और आसानी हो गई कि यही टेंशन होती कि भाई कहाँ जाएं, किससे बात। और अगर आपके, आज मैं कुछ प्रोडक्ट नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन अगर आपके बाल गिर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, चलो उठा देता हूँ। उठा लीजिए, ये प्रोडक्ट तो लाजमी उठाइए, इसकी गवाह मैं खुद हूँ क्योंकि मैंने ये खुद इस्तेमाल करना शुरू किया जब फर्स्ट टाइम आप आए थे। आज से इसको मेरे ख्याल से 1.5 हफ्ता हुआ है इस वक्त जब मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया है। जबरदस्त अमेजिंग चेंज मैं ये तीनों इसके सेट्स यहाँ रख रहा हूँ, इसका अगर फोकस बना सके तो इसका बना लीजिए। ये 3 चीजें हैं जिसके अंदर एक शैम्पू है, एक ऑयल है, सिल्क ऑयल है, और एक हेयर सीरम है। एग्जैक्टली वैसे तो सारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये मेरी फेवरेट प्रोडक्ट। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बाल गिरना बंद, आपके बाल दोबारा से वापस आ जाएंगे। 100%, 200% बाल गिरना बंद हो जाएंगे। सिर्फ 3 बार आप इस्तेमाल करें और 100% जीरो हेयर फॉल हो जाएगा। तो आप कॉल कर सकते हैं, अभी कॉल कीजिए, उनसे बोलिए मुझे ये पूरा हेयर फॉल सोल्यूशन चाहिए। बिल्कुल, और आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल जो है वो आने लगेंगे। अच्छा, साथ साथ आपने हमारी ये ग्लो सीरम की नई पैकेजिंग देखी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी है, अभी नजर आ रही थी मुझे ना यहाँ पे, आई थिंक ये रही। तो ग्लो सीरम की नई पैकेजिंग है, साथ साथ हमारे सी सीरम की नई पैकेजिंग है, तो आई थिंक यू आर गोना लाइक दैट आल्सो। आप दिखा दीजिए इनको, आप देख सकते हैं, इट इज रियली रियली ब्यूटीफुल। मैं यहाँ रख देता हूँ, आगे रख देता हूँ, आई थिंक इनको शायद पता चल जाएगा। अच्छा, हाइलुरोनिक सीरम भी आपके पास है? जी बिल्कुल, और ये मैं वर्दा को ही देना चाह रहा हूँ टेस्ट करने के लिए। वर्दा, मुझे सिर्फ आप ये बताइए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, जरा मुझे बताएं, और ये कैसा फील हो रहा है। इट इज़ अमेजिंग। ये हाइलुरोनिक सीरम जो है ये कमाल है। और आज मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप इसको शिया बटर के साथ मिला के लगा सकते हैं, एंड इट वर्क्स वंडर्स। इसके साथ इट वर्क्स वंडर्स। आप शिया बटर को ओवरऑल पूरा अपने बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको अपने चेहरे पे इस्तेमाल करें, ये मॉइस्चर को आपके लॉक कर देता है, प्रो विटामिन B5 के साथ है। आप ये देखिए कितना स्मूथ स्किन हो गई है आपकी। अगर आपको मखमली स्किन चाहिए, वेलवेटी स्किन चाहिए, तो आप, अच्छा ये आपका बॉडी बटर है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस बिकॉज आई थिंक, मुझे लगता है कि शिया बटर हमारा सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट। ओहो, और ओरिजिनल शिया बटर लेना बड़ा मुश्किल होता है। दिस इज ओरिजिनल, एक्सपेंसिव टू। दिस इज ओरिजिनल। आप ये देखिए, आप इसको लगा के देखिए और मुझे बताएं कि हाउ डू यू फील, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, लेकिन हमारा शिया बटर इज अमेजिंग, सबसे ज्यादा बेहतर है। आप ये देखें, बिल्कुल स्मूथ, और आप ये स्मेल कीजिए, स्मेल कीजिए, इट इज रियली गुड, रियली गुड। तो आप हाइलुरोनिक सीरम को इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि साहिर भाई ये तो ये बातें मुझे बताएं, ये इजिप्शियन सीरम क्या करता है। इजिप्शियन सीरम इज अमेजिंग। आप इसके अंदर गोल्ड फ्लेक्स एक्चुअली देख सकते हैं। अगर आप रिंकल फ्री स्किन चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, और सैग नहीं चाहते, अपनी स्किन आप लिफ्ट अप करना चाहते हैं, तो यही सीरम आप $J के साथ यूज कीजिए, एंड आई कैन अश्योर यू आपको जबरदस्त अमेजिंग चेंज नजर आएगा अपने। और अगर आप इसको इसके साथ इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको इसका रिजीम बता देता हूँ क्या करना है। आपने 3 से 4 ड्रॉप आपने इसके, और आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली गोल्ड के फ्लेक्स मौजूद हैं, आप इसको देख सकते हो। तो आपने 3 से 4 ड्रॉप्स ये लेने हैं, और उसके साथ साथ आपने ये लगा लेना है, मैजिक क्रीम। ये मैजिक क्रीम है हमारी प्लैटिनम गोल्ड, एंड इट्स रियली 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 अमेजिंग। मतलब मैं एक चीज कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। एक सेकेंड मुझे हाथ दीजिए अपना, मैं एक सिर्फ चीज दिखाना चाहता हूँ लोगों को। अच्छा देखिएगा मैं कितना लगा रहा हूँ, आप ये देखें, सिर्फ आप ये देखिएगा मैं लगा कितना रहा हूँ। ये मैंने एक पूरा भी नहीं लिया, ये देखिए, इसको रब कीजिए, इसको रब कीजिए वर्दा प्लीज। इसको आपने रब कर दिया, ये अब्सॉर्ब हो जाएगा, और आप ये देखिए इसकी कवरेज कितनी ज्यादा है, और पूरे हाथ पे ही आ गया। आपने जैसे इतना सा एक ड्रॉप लगाया, और ये देखिए, और ये 3 से 4 आपको लगाने हैं ड्रॉप्स। अच्छा, पूरे फेस के लिए आप शाइन देख सकते हैं, दोनों हाथों में फर्क दिखेगा आपको, और अभी आपको एक और फर्क नजर आएगा। अब आप इसको थोड़ा, सॉरी मैंने बहुत ज्यादा लगा दिया, बहुत ज्यादा आ गया। हाँ, इसको थोड़ा सा रब कर लीजिए, और उसके बाद अब आप ये देखिएगा कि आपकी स्किन फील कैसे होती है, और स्मूथ होगी, और इमीडिएट सिल्की स्किन और इमीडिएट चेंज है कलर के अंदर। ये देखें, ये देखिए, वाओ। अच्छा, इमीडिएट चेंज है। यहाँ पे कहाँ आपको कैसा लग रहा है? इस हाथ पे लगा हुआ है और इस हाथ पे नहीं है। आपको खुद कैसा लग रहा है बताइए? स्मूथ, वेलवेटी, सिल्की टेक्सचर। You like it? अब वो कहते हैं ना कि आप कपड़ा डालें और स्लिप हो जाएगा, ये बिल्कुल वो वाला लुक है।
वी आर रियली प्राउड ऑफ दिस। और ये कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर एक इजिप्शियन सीरम है और ये प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम है। सो दिस इज रियली अमेजिंग। साहिर भाई, आपकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं और मैं इस हाथ पे लगाना चाहूँगी कि एक हाथ ना सिल्की स्मूथ लग रहा है और एक हाथ थोड़ा रफ टफ लग रहा है। तो हमारे एक ब्रेक का वक्त हुआ है। थैंक यू सो मच वंस अगेन साहिर भाई। और 5000 की शॉपिंग पे इस पे भी आप लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। एमोर की ज्वेलरी के लिए वेडिंग सीजन चल रहा है, इतनी खूबसूरत ज्वेलरी है, आप ये देख सकते हैं एमोर की। आप लकी ड्रॉ के जरिए, जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मोटर बाइक हम देने जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान को। याद रखिएगा, अगर आप आज कोई भी शॉपिंग करते हैं और तो 15 दिन के बाद हम इसी शो पे मोटर बाइक अनाउंस करेंगे और वो गिव अवे देंगे जिसके साथ 100 लीटर पेट्रोल भी अवेलेबल है। हाँ, 100 लीटर पेट्रोल के साथ अभी आप ये फायदा उठाइए, नंबर में कॉल कीजिए, कोई प्रोडक्ट खरीदिए और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाइए। आई थिंक तलहा ऑलरेडी कॉल करिए, कुछ ना कुछ परचेज करने के लिए गए हुए हैं। हेयर सीरम शायद। एक ब्रेक का वक्त है, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। थैंक यू सो मच साहिर भाई वंस अगेन। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और जैसे कि आप फ्रेम में देख सकते हैं, मेरी बहुत पुरानी दोस्त और सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बीना खान ने हमें दुनिया बोल है में ज्वाइन कर लिया है और आज हम बहुत एक सीरियस इशू डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि जिस तरीके से मुल्क में हमने शराब को लाइसेंस देकर लीगल किया है, उसी तरीके से हमें जिस्म फरोशों को भी लाइसेंस देकर लीगल इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क में एक तो जिस्म फरोशी एक बहुत बड़ा कार्टेल बन गई है जिसमें फोर्स्ड लेबर है। लड़कियां किडनैप होती हैं, बेची जाती हैं, उनको उनके घरों से दूर दराज इलाकों से किस तरीके से लाया जाता है और इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरी नजर में पाकिस्तान में ब्रॉथल्स को भी लाइसेंस देना चाहिए क्योंकि अल्कोहल को भी लाइसेंस दिया गया है। दोनों हराम है, एक हराम और दूसरा हमें फर्क नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, कराची में 2 लड़कियां भी कोरंगी से लापता हुई थी, पहुंच गई थी कि जी कोरिया जा रही हैं और फिर फैसलाबाद लाहौर पहुंच गई थी। अजीब सा वाकया था। बीना ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है and she has some insights. वो thank you तला and thank you वर्दा। by the way happy new year क्योंकि this is the first time मैं अभी न्यू ईयर के बाद आई हूँ। तो इन्वेस्टिगेशन इट्स अंडरवे क्योंकि वे स्टोरी के ना वो होते ना वो अब भी कड़ियाँ मिल नहीं रही हैं कि एक आपकी स्टोरी ये चल रही है कि दे रैन अवे फ्रॉम कराची। अच्छा, तो ये कोरंगी के इलाके में इस इलाके में हुआ है ना, तो उन्होंने FIR दर्ज करवा दी। अब ये भी मेरे लिए बड़ा एक हैरान कुन बात है कि एज अ क्राइम जर्नलिस्ट ऑल्सो कि पुलिस इतनी जल्दी FIR काटती नहीं है। सबसे ज़्यादा क्राइम रेट इधर है, कितने लोगों की FIR फौरन कट गई और फौरन क्रिमिनल्स पकड़े गए। इनकी फौरन कट गई, उसके बाद दे गॉट लकी क्योंकि वो लाहौर में दे वर ड्रेस्ड अ सर्टेन वे, तो उनको शक हुआ, उन्होंने पकड़ लिया, तो वो उनका वो था। बट मुझे एक बड़ा सिंपल सा सवाल समझ नहीं आ रहा कि आजकल सोशो इकोनॉमिक हालात जिस तरह के चल रहे हैं, बच्चियों को ट्रेन टिकट्स मिल गए, अंडरस्टैंडेबल, इधर से चली गई, अंडरस्टैंडेबल, दे आर प्लानिंग टू गो टू साउथ कोरिया, Where are they going to get the funds from ना? कहाँ से होगा और साउथ कोरिया ट्रेन में, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने पहले फोन कॉल्स के जरिए पता किया कि कौन सी ट्रेन साउथ कोरिया जाएंगी, कैसे जाया जाएगा। और ट्रेन के थ्रू नहीं, वो ऑब्वियसली दे विल हैव टू टेक अ फ्लाइट, बट द थिंग इज दिस के आप ये देखें कि इधर मैं पेरेंट्स को भी कुछ नहीं कहूँगी, मैं उन बच्चियों का वो करूँगी कि ये नैरेटिव आपको हजम हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। और BTS के चक्कर में, BTS इज अ वेरी पॉपुलर ग्रुप यस, मगर BTS के चक्कर में क्रेज्ड फैंस और स्टैंस जो हैं, दे आर गोइंग टू गो ऑल द वे फ्रॉम कराची टू लाहौर, देन टू इस्लामाबाद, देन टू साउथ कोरिया। इतना पैसा कहाँ होता है? फिर उन्होंने अपने एक कजन को भी कहा था साथ चलने को, ही बैक्ड आउट लास्ट मिनट। और क्योंकि वो अभी बिल्कुल अर्ली टीन्स में 13-14 साल की बच्चियां हैं, एंड गर्ल्स यू वुड नो कि अगर डायरी कोई लड़की लिखे तो वो सब कुछ छोड़ देगी, डायरी कभी पीछे छोड़ कर नहीं जाएगी, कभी भी नहीं छोड़ेगी। उनको डायरी से इंफॉर्मेशन मिली है विच इज हाईली सस्पिशियस। सो आई थिंक ये अभी इट्स टू अर्ली टू टेल कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। बट बिना सुनने में एक स्टोरी ये भी सामने आ रही है कि वो बच्चियां जो हैं वो अपने पेरेंट्स से खुश नहीं थी कि उन पे तवज्जो नहीं दी जा रही। मुझे यही लग रहा है कि दिस वाज माय कंटेंशन कि हमें बहुत दफ़ा ये लगता है कि बच्चे जो हैं दे रन अवे फॉर XYZ रीजंस। हम अगर फैमिली स्ट्रक्चर्स को देखें और मेंटल हेल्थ इश्यूज को देखें तो बच्चों में थोड़ी सी आगाही भी आ रही है और बच्चे थोड़े से अवेयर भी हो रहे हैं। कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सख्त भी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा रोक टोक भी करते हैं, कुछ डाउनराइट अब्यूसिव भी होते हैं, लैंग्वेज अब्यूसिव होती है।
और देखें इट्स 2 गर्ल्स नॉट बॉयज। और ये 2 गर्ल्स की वजह से बीना दूसरा शक जाता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग दुआ ज़हरा का केस हमारे सामने है, प्रोस्टिट्यूशन डेन जो बने हुए हैं, क्योंकि आप उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और आपने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज भी किए हैं, तो उसके चांसेस और उसका ये मेनेस कितना बड़ा है हमारी सोसाइटी में? ये देखिए ये मेनेस इतना डेंजरस है तलहा, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन, कि जब हम बाहर जाते हैं तो आप ये देखें अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, वो एक खातून ने जब अपनी कहानी बताई कि शी वाज सोल्ड by her uncle when she was 8 years old. 8 years old. 8 years. वो अब 18 साल की है। तो अगर आपका मार्केट इतने छोटे बच्चों से शुरू हो रहा है तो 13-14 साल का बहुत इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग कि जब आप घर से बाहर जाते हैं। अच्छा एक और चीज़ मुझे पेरेंट्स की समझ नहीं आ रही कि उन्होंने ये बोला कि जी कुछ सौदा सेल्फ लेने के लिए गए, तो आपको भी पता है कि किडनैपिंग के केसेस कितने हो रहे हैं। लगातार हम लोग ये बोलते हैं कि अकेले बच्चियों को आप सौदा सेल्फ लेने नहीं भेजें। छोटे बच्चे जब सौदा सेल्फ लेने जाते हैं व्हाट हैपेंस? किडनैपिंग। उसके अलावा भी मतलब exactly. मतलब ज़ैनब का केस आपके सामने एक केस स्टडी होनी चाहिए। ज़्यादा हमारे पास और ज़ैनब वाज द 12th चाइल्ड बाय द वे। उससे पहले कसूर में 11 बच्चों के साथ सेम एमओ के साथ ये हुआ था। 5,25,000 बच्चे हर साल रेप होते हैं और ये भी कंजर्वेटिव नंबर। ये बहुत कंजर्वेटिव है, मतलब आप समझें कि इट्स अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। और उस पे हम लोग इस चीज़ के ऊपर हम अवेयरनेस करते हैं, हम सारी बातें करते हैं, मगर हम लोग इस पे और ख़ास तौर पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड द गवर्नमेंट्स आई डोंट थिंक दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस इशू, क्योंकि ट्रैफिकिंग एक इलाके से बच्चों को भर के दूसरे इलाके में भेजा जाता है। सम ऑफ देम एंड अप अब्रॉड, जिनको कैमल जॉकीज और वो सब, और वो जिस्म फरोशी का धंधा तो एक है, पेडोफाइल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। Exactly. और डार्क वेब के थ्रू जो है ये जो एक परवर्जन है ना सोसाइटी में, ये इतनी ज्यादा इन्फिल्ट्रेट कर गई है कि इट्स वेरी स्केरी इवन फॉर यू गाइज, फॉर अस, ऑल ऑफ अस। वी डोंट नो कि आपका बच्चा व्हेन दे आर सर्फिंग द इंटरनेट तो डार्क वेब पे आपको कौन देख रहा है और किस तरह आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे हैं, एंड देन दीज पीपल नो कि ये टारगेट है, इसको क्या करना है। ऑक्शन डार्क वेब में आपका हो जाता है। आप क्राइम को बहुत करीब से देखती हैं, आपने क्राइम के ऊपर और क्राइम जर्नलिज्म के ऊपर काफी काम किया है बीना। सोल्यूशन क्या है? क्या हमारे इदारे चाहते हैं कि ये बुराइयां हमारी सोसाइटी से खत्म हो, या वो चाहते हैं कि बुराइयां बढ़े ताकि उनको पैसे ज्यादा मिले? आई थिंक कि आपने बिल्कुल बात सही की। वो चाहते हैं सेकंड पॉइंट आपका बिल्कुल सही। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सिनिकल अबाउट इट। एफआईआर कट गई फौरन से, मुझे लगता है उसमें भी कायदे आज़म इन्वॉल्व हो। बिल्कुल, क्योंकि मैंने वो पर्सनली देखा था, एक खातून का किडनैपिंग हुई थी, 16 ईयर ओल्ड चाइल्ड गर्ल, गुलिस्तान जौहर से। तो वो रेडी बान की बेटी थी, तो जिन्होंने करी थी शी वाज पिम्प। और आई नो, आप फुटेजेस देख लें, मैंने पुलिस स्टेशन में जाके धरना दे दिया था, जर्नलिस्ट को देख के भी वो एफआईआर नहीं काट रहे थे। अल्लाह कि वो जी खुद भागी है। अगर खुद भागने पे आप मुझे बताएं, दिस वाज 2 years ago, खुद भागने पे आप एफआईआर नहीं काट रहे हैं, तो एक मिसिंग पर्सन की एफआईआर इतनी जल्दी मुझे तो नहीं समझ आई। तो बिना हमारी सोसाइटी में इतनी छोटी लड़कियां जो किडनैप होकर जिस्म फरोशी के दलदल में फेंक दी जाती हैं, झोंक दी जाती है, उन्हें बेच दिया जाता है जी। यार हम कैसी सोसाइटी है जो खामोश बैठे हुए हैं? हम कैसी सोसाइटी है तला? इसमें मैं दूसरी सवाल करूंगी कि unfortunately the men go and become their clients. Agreed. वो तो एक गंदगी का ढेर है। हाँ, and it's certainly some men जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही है। I mean the perversion is there. Exactly, ज़्यादा relatives ऐसे सामने आते हैं जिनके बारे में आप imagine भी नहीं कर सकते, और वही सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में involve होते हैं। Yes. और ये बिजनेस ऑफ कोर्स देखिए हमें बिना समझना होगा कि प्रोस्टिट्यूशन दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन है। Exactly, दुनिया का पहला प्रोफेशन वाज प्रोस्टिट्यूशन। अगर उस वक्त से है तो आज को खत्म अगर आपने करना है तो या आपने शरिया कानून लाना है, जिस तरह ईरान में आप देखते हैं कि वहां शरिया कानून है, वहां हो ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता कोई। लेकिन यहाँ पर शरिया कानून नाम का तो है, काम का नहीं है। हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाम के हैं। मेरी नजर में हमें सेक्युलर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। There is no Islamic in Pakistan left. थैंक यू सो मच बीना खान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी रिपोर्ट बताई, हमें मेहनत की और हमें सब कुछ बताया कि आखिर में हो क्या रहा है हमारे मुल्क में। खैर वेरी सिक पीपल, और हम बहुत ज्यादा अफसोस में डूब जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ उतार चढ़ाव की अपने बिजनेस सेगमेंट की। और बैंकों के पास डॉलर खत्म हो गए हैं, खतरे की घंटी बज गई है, और बैंक ब्लैक मार्केट से महंगे डॉलर खरीद कर क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने लगे हैं। अब ये हो रहा है। अच्छा, हो ये रहा है, देखिए हम आपको समझना है कि डॉलर नहीं है, बैंकों के पास नहीं है, स्टेट बैंक के पास नहीं है, लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खुल रहा,
अब क्या हो रहा है कि जो लोग रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेज रहे हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं गैर मुल्की, हर महीने अपने घर पैसे भेजते हैं, तो बैंक उसको कन्वर्ट कर रहा है 233 रुपए का, जो मार्केट रेट है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बैठे हुए अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी चीज बाहर से मंगवा रहे हैं, तो उस वक्त बैंक उस डॉलर को कन्वर्ट कर रहा है उससे 30-40 रुपए ऊपर, जो कि नाजायज है, विच इज नॉट द ऑफिशियल रेट। अब बैंकिंग सेक्टर जो कि कंप्लीटली रेगुलराइज्ड है, स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक के अंडर आता है, वो ये 2 नंबरी कर रहा है। तो आप बाहर वालों को क्या बोलेंगे? फिर हवाला हुंडी जिंदाबाद। हमारे साथ मौजूद है शाहनवाज अख्तर साहब, सीनियर रिपोर्टर हैं इकोनॉमी के, बिजनेस के। शाहनवाज साहब, ये तो मतलब खुली बदमाशी। जी जी बिल्कुल खुली बदमाशी है बैंकों की जानिब से। बैंक्स ओपन मार्केट से डॉलर खरीद कर पेमेंट कर ही नहीं सकते हैं, ये अगेंस्ट द लॉ है, यानी कानून में इसकी इजाज़त नहीं है। बैंक्स रेगुलेट करता है स्टेट बैंक, और स्टेट बैंक के मुताबिक इनको हर हाल में क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो है वो इंटर बैंक के ज़रिए ही करनी है। इंटर बैंक आप कह लें सरकारी रेट जो है, इंटर बैंक इस वक्त है 228 रुपये, और ओपन मार्केट में है इस वक्त। ओपन मार्केट असल में है ही नहीं, क्योंकि ओपन मार्केट का जो फॉरेन एसोसिएशन जो रेट कोट कर रही है वो 238, 239 है, और जब आप चले जाएं आपके पास है नहीं, तो अल्टीमेटली वो ब्लैक मार्केट यानी ब्लैक हो रहा है। अच्छा, गुज़िश्ता हफ्ते बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब मीज़ान बैंक में नाम ले लेता हूँ, अच्छी बात है, छुपाना नहीं चाहिए, ट्विटर पे एक इंफॉर्मेशन दी अपने कस्टमर्स के लिए कि जी हम आप जो ख़रीदारी करेंगे क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड के ज़रिए, उसके लिए हमारे पास तो डॉलर्स नहीं हैं। अब चूँकि डॉलर्स नहीं है तो हम क्या करेंगे जी, ओपन मार्केट से वो डॉलर्स आपके लिए अरेंज करेंगे। अब वो अरेंज करेंगे, मैंने फिर बैंक से बात की कि भाई आप कैसे करेंगे? अव्वल तो क्रेडिट कार्ड होल्डर आपका कस्टमर है, उस कस्टमर के रेमिटेंसेस भी आ रहे हैं जो कि आप इंटर बैंक के रेट से एक्सचेंज कर रहे हैं, और आप जब वो फॉरेन मार्केट में पेमेंट करेगा तो आप उसको डॉलर बाहर से लेके देंगे। क्यों भाई, ऐसा कहें? तो उन्होंने कहा कि जी हमें स्टेट बैंक ने बड़ी सख्ती से कहा है कि आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड हमसे डॉलर ना मांगना। हाँ एग्जैक्टली। तो बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मैंने उनसे पूछा कि आप रेट क्या देंगे ओपन मार्केट में, अगर है तो रेट क्या देंगे आप? तो उन्होंने कहा जिस रेट पे मिलेगा हमें, घंटे घंटे तब्दील हो रहा है। तो मैंने कहा जिस रेट मतलब क्या? फॉरेक्स एसोसिएशन वाले रेट कोट कर रहे हैं 235, 238 के दरमियान है, तो उस पर तो डॉलर मिल नहीं रहा, कोई भी चला जाए डॉलर नहीं है। ब्लैक मार्केट में वही एक्सचेंज कंपनी वाला 270 रुपये तक दे रहा है, तो मैं तो ले रहा हूँ क्योंकि मेरी, और बिना एनआईसी के लेंगे तो फिर, बिना बायोमेट्रिक के तो फिर। अच्छा सर, इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है, बैंक का बड़ा दिलचस्प आंसर था इस पे। वो कह रहा है कि जी हमें जिस रेट पे भी मिलेगा, क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है। जिस रेट का मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आलम आपकी मर्जी, आप 372 पे भी पहुंच जाए, 75 पे भी पहुंच जाए, इवन के 400 का भी मिले। शहनवाज साहब देखिए, हमें भी मालूम पड़ गया है कि मुल्क में डॉलर की किल्लत है, डॉलर की शॉर्टेज है, स्टेट बैंक की हवा निकल चुकी है। अब कहानी यह है कि डॉलर की स्मगलिंग अफगानिस्तान हम नहीं रोक पाए, डॉलर की हवाला हुंडी के जरिए फ्लाइट हम नहीं रोक पाए, डॉलर की होर्डिंग जो घरों के अंदर बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि 100 बिलियन डॉलर पाकिस्तानियों ने अपने घरों की तिजोरियों में बेसमेंट में यहाँ छुपाया हुआ है, वो हम नहीं रोक पाए। तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे डॉलर को अगर हम मुल्क के हालात ही कभी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? और जो हमारे फाइनेंशियल इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, क्या आपको उनकी नीयत नजर आती है कंट्रोल करने की? मुझे लगता है वो भी मिले हुए हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बैंक्स की नीयत सही नहीं है। मैं जो समझा हूँ इसमें नीयत सही नहीं है। पता नहीं कितने ऐसे बाअसर लोग हैं जिनके पास डॉलर हैं, जिनके लिए बैंक सर्व कर रहे हैं। अगर हम कहें बहती गंगा में बैंक्स भी हाथ धोने, तो ये गलत बात नहीं होगी। इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, वो भी अपना मुनाफा देख रहे हैं कि उठाएं। बैंक्स ने यही हरकत गुज़िश्ता साल अगस्त से अक्टूबर के दरमियान भी की, जब एलसीज खुल रही थी इंपोर्ट के लिए। तो वो जो इंटर बैंक रेट था उससे 5-10 रुपये ज़्यादा ले रहे थे। इंपोर्टर्स ने बहुत शोर किया, लेकिन अफसोस की बात यह कि स्टेट बैंक खामोश रहा। मजबूरन नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी को एक्शन लेना पड़ा। वो सामने आई, स्टेट बैंक को बुलाया, कहा कि भाई ये क्या हो रहा है? तो स्टेट बैंक ने कहा ठीक है हम लेते हैं एक्शन, और उन्होंने आइडेंटिफाई भी किए 8 से 9 बैंक्स कि ये इसमें मुलविस हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि स्टेट बैंक तब भी खामोश बैठा हुआ है, यानी कोई एक्शन अगर ले लेते। अब आप इमेजिन करें कि बैंकों ने कितना कमाया होगा एक्सचेंज गेन से।
9 महीने की रिपोर्ट ये है कि तकरीबन उन्होंने 89 यानी 89 अरब रुपए कमाए हैं। उससे पिछले साल अगर 9 मंथ का कंपेरिजन करें तो 32 बिलियन रुपीस थे, यानी 32 अरब रुपए। तो आप सोचें बैंक्स कितना कमा रहे हैं और इसके पीछे कितने बाअसर लोग होंगे जो कि अपने डॉलर इसमें क्लीन करवा रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही हो रहा है। अब हवाला हुंडी, तो इसमें एक चीज़ और भी बड़ी भयानक जो सूरत हाल नज़र आ रही है। मेरी एक दो फ्रीलांसर, आपको पता है कि आईटी का दौर है, डिजिटल बहुत तेज़ी से ये मूव कर रहा है। हमारे यहाँ चूँकि यूथ ज़्यादा हैं तो उनका रुझान आईटी की तरफ भी ज़्यादा है। अब एक फ्रीलांसर से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि जी मैं डॉलर्स जो है रेमिटेंसेस की सूरत में बैंकिंग चैनल के थ्रू मंगवाता हूँ क्योंकि मेरी अर्निंग आईटी से हो रही है और अच्छी हो रही है। तो वो बैंक मुझे इंटरबैंक के रेट से, उस दिन के इंटरबैंक से रेट से कन्वर्ट करके दे रहा है। लेकिन उसका मज़ीद ये कहना था कि यार मैं हर महीने सर्विसेज भी ख़रीदता हूँ बाहर से और मैं अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता हूँ। तो कह रहे हैं यार ये तो बड़ी ज़्यादती है कि ये बैंक वाले मुझसे 260 से 270 रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आप मुझे मेरे डॉलर दे दो, वही डॉलर आप मुझे इस्तेमाल कर लो। वो भी नहीं दे रहे, वो भी नहीं दे रहे क्योंकि वो इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। शाहनवाज साहब, ये वही बैंकिंग है कि जिसने रिबा से जो है अरबों रुपए कमाए और फिर शरिया कोर्ट ने रिबा को हराम दिया, तो फिर शरिया कोर्ट को हराम करने के लिए हाई कोर्ट में चले गए थे और फिर अदालत हुकूमत को बीच में इंटरप्ट करना पड़ा। सैडली इस बैंकिंग निज़ाम के ऊपर कई सवालात उठते हैं। पाकिस्तान है और इस खित्ते में जितने बैंकिंग स्प्रेड्स हैं किसी और दुनिया किसी और हिस्से में नहीं है। तो न जाने क्यों हम इन बैंकों के साथ मिलकर अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाना पसंद करते हैं। बैंक फायदा उठाएं, वो रईस से रईस तर गरीब तर, कैपिटलिज्म का बेहतरीन एग्जांपल ही नहीं है ना तलहा। इन शॉर्ट बात तो यही आती है। खैर, हमारे शो का वक्त होता है खत्म। थैंक यू सो मच शाहनवाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 9 बजे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।